हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द रन अकेडमी। देखिए, हमने मोल कंसेप्ट ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था और आप लोगों की रिक्वेस्ट थी कि एक्सरसाइज 5B मैंने डिस्कस नहीं करी है तो वो अपलोड कर दूं। तो सोचा कि क्यों ना मैं इसके वीडियोस बनाकर आपके मोल कंसेप्ट के जो एक्सरसाइज है दैट इज़ 5B उसको डिस्कस कर लेता हूं। तो आज के लेक्चर के अंदर हम फर्स्ट 10 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। इन टोटल 31 क्वेश्चंस हैं इसके अंदर। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। देखिए, स्टार्टिंग के जो कुछ क्वेश्चंस हैं वो आपके सिंपल जैसे डेफिनेशन बेस या वन मार्कर क्वेश्चन है आपके, जिनके हमें प्रॉपर आंसर जो है वो देने हैं ऑफ कोर्स। तो क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर हमारे पास आता है द रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ दैट इज क्लोरीन एटम इज 35.5 AMU। एक्सप्लेन दिस स्टेटमेंट। देखिए, एक सिंपल सी बात आपको बता देता हूँ कि जो क्लोरीन है हमारी नेचर के अंदर एग्जिस्ट करता है दो आइसोटॉप्स की फॉर्म में। एक हमारे पास है मैं आपको लिख के देता हूँ यहाँ पर। एक हमारे पास आता है डेट इज क्लोरीन 17 और उसका मास नंबर 35 है, और दूसरा है क्लोरीन 17 और 37 नंबर जो है ये इसका मास नंबर है। तो ये दो आपस में आइसोटॉप्स है। अब ये दोनों क्लोरीन के जो आइसोटॉप्स है हमारी नेचर में जो एग्जिस्ट करते हैं उनकी जो रेशो है वो 3:1 है। तो मतलब अगर 4 भाग क्लोरीन है तो उसमें से 3 भाग आपको या 3 पार्ट्स आपको इसके मिलेंगे और 1 पार्ट आपको ये मिलेगा। तो मतलब इनकी जो रेशियो है वो 3:1 की फॉर्म में है। इसीलिए जब हमने अपने पीरियोडिक टेबल के अंदर इसका मास नंबर लिखना था तो हमने क्या किया, इन सब का इनके प्रोपोर्शन के हिसाब से उसका एवरेज एटॉमिक मास यूनिट हमने कैलकुलेट किया। तो एवरेज निकालने के लिए हमने क्या किया कि ये जो 35 है इसको 3 से मल्टीप्लाई करके प्लस 37 को हमारे 1 से मल्टीप्लाई करके डिवाइड बाय 3 + 1 करके हमने अपना रिलेटिव एटॉमिक मास निकाला और उसका आंसर 35.5 AMU हमें मिला। तो ये यहाँ पे आपका आंसर है, आप देख सकते हो। मैंने ऑलरेडी आपको इसके बारे में बता दिया है, ठीक है। जस्ट एक बार रीड करिए, आपको आपका आंसर मिल जाएगा। इसके बाद आता है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ अवोगैड्रोस नंबर। हमें पता है 6.022 10⁻23 हमारा अवोगैड्रो नंबर होता है। फिर क्या था कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ मोलर वॉल्यूम ऑफ गैस एट STP। STP का मतलब होता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, और उसका आंसर जो है वो है 22.4 लीटर। बाकी मैंने ऑलरेडी यहाँ पे लिखा है, देखिए यहाँ पर अ मोलर वॉल्यूम ऑफ गैस इज 22.4 लीटर, या डेसीमीटर क्यूब भी आप लिख सकते हो। एंड सेंटीमीटर क्यूब की टर्म में लिखते हो तो 22400 सेंटीमीटर क्यूब, और 1 सेंटीमीटर क्यूब आपका मिलीलीटर के बराबर है, तो आप इसको ml की फॉर्म में भी लिख सकते हो। देखिए, हमें डिस्कस करना है क्वेश्चन नंबर 2। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, बस डेफिनेशन लिखनी है। सबसे पहले कहता है वेपर डेंसिटी। तो कहा जाता है वेपर डेंसिटी इज डिफाइंड एज द रेशियो बिटवीन द मासेस ऑफ इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैस एंड हाइड्रोजन अंडर द सिमिलर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। फिर आता है मोलर वॉल्यूम। तो हमने पढ़ा है मोलर वॉल्यूम ऑफ ए गैस इज द वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय द 1 ग्राम मोलिकुलर मास और बाय 1 मोल ऑफ गैस एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। उसका और सभी का जो वॉल्यूम है वो, अगर मैं सभी गैसेस का मतलब मान लीजिए 1 मोल निकाल लेता हूं और उनका वॉल्यूम चेक करूंगा अंडर सिमिलर टेम्परेचर एंड प्रेशर, तो वो 22.4 डेसीमीटर क्यूब, या आप उसकी जगह लीटर भी लिख सकते हो, ठीक है। तो ये इसकी डेफिनेशन हो गई। रिलेटिव एटॉमिक मास की बात करें तो हमने मतलब जिसको हम AMU भी कहते हैं, तो हमने पढ़ा हुआ है यार। रिलेटिव एटॉमिक मास का मतलब होता है किसी पर्टिकुलर एटम का हमें एटॉमिक मास लिखना है इन कंपैरिजन टू द मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन, 1 एटम ऑफ अ कार्बन, नहीं 1/12 ऑफ अ मास ऑफ 1 एटम ऑफ अ कार्बन एटम। सो यहाँ पे लिखा हुआ है कि रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट इज द नंबर ऑफ टाइम्स 1 एटम ऑफ द एलिमेंट इज हैवियर देन। हम कार्बन C12 का एक एटम लेते हैं ना, उस एक एटम को डिवाइड बाय 12 कर दो तो हमें जो मास मिलता है उसके कंपैरिजन में हमें ये देखना होता है कि किसी और एटम का मास कितने टाइम्स है, तो उसको रिलेटिव एटॉमिक मास यहाँ पे कहा जाता है। अब आता है रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास। तो अब वही बात आगे बेटा मॉलिक्यूल की बात अब की जाएगी कि किसी मॉलिक्यूल का जो मास है इन कंपैरिजन टू द 1/12 ऑफ द मास ऑफ एन एटम ऑफ C12 कितने टाइम्स वो हैवियर है, तो वहां से हमें वो पता लग जाता है।
अवोगाड्रोस नंबर हमने पढ़ा हुआ है यार कि क्या है हमारे पास, तो एक बार डेफिनेशन वाइज आप पढ़ सकते हो। इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन 12 ग्राम ऑफ C12 आइसोटोप, जिसकी वैल्यू 6.022 10 की पावर 23 एटम्स हमारे पास होते हैं। तो मतलब अगर मैं 12 ग्राम का C12 एटम लेता हूं तो उसमें इतने एटम्स आपके पाए जाएंगे। ग्राम एटम की बात करें तो क्वांटिटी ऑफ एलिमेंट विच वेज इक्वल टू इट्स एटॉमिक ग्राम एटॉमिक मास इज कॉल्ड द 1 ग्राम एटम ऑफ दैट एलिमेंट। देखिए मैं सारा कुछ आपके साथ डिस्कस कर चुका हूं, सिर्फ आप डेफिनेशन को एक बार ध्यान से पढ़ लीजिए एंड दैट्स इट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अब। हाँ जी, अब आता है बेटा व्हाट आर द मेन एप्लीकेशंस ऑफ एवोगाड्रो लॉ। हमने इसके बारे में भी पूरी डिस्कशन की हुई है कि पहली बात ये गेलू-सैक लॉ को एक्सप्लेन करता है और मैंने इसके कई सारे एग्जांपल्स भी आपको दिए थे। इट प्रेडिक्ट्स द एटॉमिसिटी ऑफ द गैस। एटॉमिसिटी का मतलब होता है कि कोई गैस जो है उसमें, कोई भी गैस है उसमें जो जो हमने एटम का इस्तेमाल किया है वो कितने एटम्स हैं उसके अंदर, तो वो एटॉमिसिटी होती है किसी गैस की। हम इसकी हेल्प से किसी भी गैस का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैलकुलेट कर सकते हैं। हम रिलेशन फाइंड कर सकते हैं मॉलिक्यूलर मास और वेपर डेंसिटी के बीच में। ये सारी बातें बेटा हमने ऑलरेडी डिस्कस करी है, तो मैं इस पे टाइम नहीं लगाना चाहता। कहते हैं कि हाउ डज द एवोगाड्रोस लॉ एक्सप्लेन द गेलू-सैक लॉ ऑफ द कंबाइनिंग वॉल्यूम्स। इसके बारे में भी हमने डिस्कस किया था कि मान लीजिए कि मेरे पास कोई भी एक इक्वेशन है, यहाँ पे आप केमिकल इक्वेशन देख सकते हो, दैट इज H2 प्लस CS2 Cl2 प्लस 2HCl। हमारे पास एक इक्वेशन है। अगर मैं गेलू-सैक लॉ के हिसाब से स्टडी करूं, पहले तो अवोगाड्रोस लॉ के हिसाब से स्टडी करते हैं। अवोगाड्रोस लॉ ने कहा था कि अगर मान लीजिए अगर मेरे पास सिमिलर कंडीशन हो टेम्परेचर और प्रेशर का, ठीक है, और मेरे पास दो डिफरेंट गैसेस हैं, अगर आप उन दो गैसेस के सेम वॉल्यूम ले लेते हो अंडर सिमिलर टेम्परेचर एंड प्रेशर, तो उनके जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं वो एग्जैक्टली सेम होते हैं। ठीक है, जब हमने उनके रिएक्शंस को देखा तो हमने ये देखा कि उन मॉलिक्यूल्स जो, मतलब जब हम किसी भी दो गैसेस को रिएक्ट करवा के नया हमारे पास जो प्रोडक्ट बनता है, तो हमने देखा कि ये जो गैसेस आपस में रिएक्ट करते हैं तो मॉलिक्यूल्स की सिंपल रेशियो में रिएक्ट करते हैं, जैसे कि 1:1। अगर देखो ना, अगर आप H2 यहाँ पे और Cl2 यहाँ देख रहे हो, तो H2 में अगर n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है तो Cl2 में भी n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है, तो इनकी रेशियो 1:1 हो गई। एज ए रिजल्ट आपको जो प्रोडक्ट मिलता है वो 2 टाइम्स मिलता है आपके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से। तो इन सब की रेशियो क्या है, सिंपलेस्ट फॉर्म में है। तो गेलू-सैक लॉ के अंदर वही चीज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल के साथ नहीं, उनके वॉल्यूम के साथ एक्सप्लेन किया गया है। तो यहां लिखा गया है कि अकॉर्डिंग टू द एवोगाड्रो लॉ अंडर द सिमिलर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, equal volumes of different gases have the same number of molecules. Since substances react in simple ratio by the number of molecules, volume of gases, reactants and products will also be a simple ratio to one another. तो जैसे 1:1:2 है तो वॉल्यूम वाइज और मॉलिक्यूल में भी 1:1:2 आपको यहाँ पे मिल रहा है। सो दैट इज व्हाट गेलू-सैक लॉ सेज। तो इस तरह से हमने उसको एक्सप्लेन करना है। आंसर कैसे लिखना है इसलिए मैं आपको ये आंसर्स दिखाता हूं ताकि आप प्रॉपर इसका आंसर दे सको। देखिए अब हम बात करेंगे अपने क्वेश्चन नंबर 4 की, और यहां से एक्चुअली मेरा काम शुरू होता है। कहता है कैलकुलेट द रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास ऑफ अमोनिया क्लोरोप्लेटिनेट। ओके, सो वैसे तो हमने बहुत डिस्कशन की हुई है कैसे फाइंड करना है इसके ऊपर। मैं सीधा आपको यहाँ पर अब यहाँ पर सिर्फ आंसर दूंगा आपको मैं, ठीक है। तो NH4 होल ट्वाइस प्लेटिनम Cl6। देखिए आप में से कई लोग मेरे को कमेंट करते हैं ये चीज़ का कि सर इनके जो हमें मास नंबर है वो याद रखने पड़ेंगे। तो आंसर है कि देखिए कुछ फर्स्ट 20 जो होते हैं ना एलिमेंट्स आपके पास, उनके हमें याद वैसे भी कर लेना चाहिए, क्योंकि पीरियोडिक टेबल जो चैप्टर है उसमें हमें बहुत हेल्प हो जाती है। अगर मुझे फर्स्ट 20 अगर मुझे एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर याद हो तो अगर एटॉमिक नंबर याद है तो आई नो मास नंबर याद करने कभी कभी डिफिकल्ट होते हैं, बट कईयों के याद हो भी जाते हैं। मोस्टली जब हम रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास हम फाइंड करते हैं तो हमें एटॉमिक जो मास है नंबर वो पता होना चाहिए, ठीक है। बट अगर इतने डिफिकल्ट टाइप के जैसे प्लेटिनम हो गया आपके पास, तो मोस्ट प्रोबेबली उसका एटॉमिक मास नंबर आपको दिया जाता है, ठीक है, मास नंबर आपको दिया जाता है। सो
अब इसको सॉल्व कैसे करना है, बस वो आपको बताना है मेरे को। देखिए सबसे पहली बात हम इसमें चेक करेंगे कि कितने कितने हमारे पास एटम्स इसमें पड़े हैं। तो मैं यहाँ देख सकता हूं कि 2 मेरे पास नाइट्रोजन है, यहाँ पर 4 2 जा 8 करें तो 8 आपके पास हाइड्रोजन है, यहाँ पर प्लेटिनम एक ही है और 6 आपके पास क्लोरीन के एटम्स हैं। अगर मैं नाइट्रोजन की बात करूं तो 14 इसका मास नंबर होता है। हाइड्रोजन की बात करूं तो हमारे पास 1 इसका मास नंबर होता है। प्लेटिनम की बात करें तो 195 इसका मास नंबर होता है और क्लोरीन की बात करें तो 35.5 इसका मास नंबर होता है। जब आप इसको ऐड करेंगे तो 444 AMU आपको आंसर मिल जाएगा। तो बस इस तरीके से आपने ये सॉल्व करना था। बी पार्ट की बात करते हैं अब। KClO होल थ्राइस, है ना। देखिए कैसे करेंगे हम अपना। अब हमने बस करना सिर्फ इतना ही होता है इस केस में कि पोटेशियम, क्लोरीन, ऑक्सीजन के जो मास नंबर है अगर वो मुझे पता है फिर तो ये करना बहुत आसान है। देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहली बात, अगर मैं पोटेशियम की बात करता हूँ, पहली बात कितने पोटेशियम है, एक ही पोटेशियम है आपका, एक ही क्लोरीन है, पर 3 आपके पास यहाँ पर ऑक्सीजन है। सो पोटेशियम की वैल्यू 39 होती है, इसकी 35.5 होती है और ऑक्सीजन जो है वो 16 आपके पास होता है। सॉल्व करने में 122.5 AMU आपको मिल जाएगा। तो इस तरीके से आपने इसको सॉल्व करना था। सी पार्ट के अंदर हमें कहा जाता है कि कॉपर सल्फेट के जो क्रिस्टल है CuSO4.5H2O, इसका रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास हमें कैलकुलेट करना है। देखिए जहां तक कॉपर को जानते हैं उसका 63.5 वैल्यू होती है, सल्फर का 32 होता है, 4 ऑक्सीजन है तो 4 इंटू 16 किया जाएगा, प्लस अब ध्यान से देखें 5 मॉलिक्यूल हैं पानी के और पानी के अंदर है 2 हाइड्रोजन तो 2 इंटू 1 हो गया, प्लस ऑक्सीजन 16 होता है लाइक दिस, तो ये 18 होता है इसका मॉलिक्यूलर मास। बस आपने इसको थोड़ा सा सॉल्व करना है। जैसे 63.5 यहाँ पर आ गया, ये आपका 32 आ गया, ये आपका 64 आ जाएगा और 18 5 जा 90 होते हैं। सॉल्व कर लीजिए, आपका 249.5 AMU आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, बट आपने बस क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। जैसे सॉल्व करते जाएंगे आपको आपका आंसर मिलता जाएगा। डन। ओके, अगला हम बात करते हैं डी पार्ट की। डी पार्ट के अंदर है दैट इज NH4 होल ट्वाइस SO4, ये मेरे पास यहां पर है। अब NH4 में हमारे पास देखिए 2 नाइट्रोजन है, प्लस 8 मेरे पास हाइड्रोजन है, प्लस 1 सल्फर है और 4 ऑक्सीजन है। तो 2 इंटू 14 आपके पास ये हो गया, 8 इंटू 1 आपका ये हो गया, सल्फर एक ही है 32 आ गया, ऑक्सीजन का मास नंबर 16 होता है तो ये आ गया। आप इसको सॉल्व करिए, 132 AMU आपको आपका आंसर मिल जाएगा। बात करते हैं ई पार्ट की। CH3COONA। अब अगर मैं इसके सॉल्यूशन की बात करूं, कार्बन एक ही है, एक ही कार्बन है आपका, 3 हाइड्रोजन है, एक कार्बन और ये रहा, तो बेसिकली 2 कार्बन हो गए, ऑक्सीजन 2 है और 1 सोडियम है आपका। ठीक है, तो बस इसकी वैल्यू पुट करेंगे, दैट इज 2 इंटू 12 प्लस 3 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 16 प्लस 23, सॉल्व करके 82
AMU आपको यहाँ पे मिल जाता है। अगर डी पार्ट की बात करें, एफ पार्ट की तो CHCl3 ये मुझे मिल गया यहां पर। अब देखिए कार्बन का एक है, इसमें एक कार्बन है, एक हाइड्रोजन है, पर 3 क्लोरीन के हैं आपके पास। सो कार्बन का जो नंबर है वो 12 होता है, हाइड्रोजन का 1 होता है, क्लोरीन का 35.5 होता है। सॉल्व करके 119.5 AMU आपको यहाँ पे मिल जाएगा। और लास्ट G, NH4 होल ट्वाइस, क्रोमियम 2, ऑक्सीजन 7। अब जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बोला है कि कईयों के फर्स्ट 20 के एटलीस्ट याद होने चाहिए, बट अगर नहीं आपको क्रोमियम का जैसे नहीं पता लगेगा ऑफ कोर्स, तो ऐसे कंडीशन में वो आपको मास नंबर दे देंगे। ठीक है, अब थोड़ा ध्यान से देखो, मैं देखूंगा ध्यान से, तो मेरे पास 2 यहां पर नाइट्रोजन है, मेरे पास 8 हाइड्रोजन है, 2 मेरे पास क्रोमियम है, और 7 मेरे पास ऑक्सीजन है। तो 2 इंटू 14 प्लस 8 इंटू 1, 2 इंटू 51.9 प्लस 7 इंटू 16। आप सोल्व कर लीजिए, आपका 251.8 AMU आपको मिल जाएगा, जिसको अप्रोक्सीमेटली 252 भी आप लिख सकते हो। ठीक है, तो इसके साथ हमने रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास कैसे फाइंड करते हैं, आई होप वो आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब आपको लेके चलता हूं इस क्वेश्चन के अंदर। अब इस क्वेश्चन के अंदर ना हमें मोल कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करना है। कहते बताइए नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 73 ग्राम ऑफ HCl क्या होगा। तो अगर आपको स्टैंडर्ड इक्वेशन या लाइन जो मैंने याद करवाई थी अगर वो याद है, तो मैंने क्या कहा था कि किसी पर्टिकुलर मॉलिक्यूल का रिलेटिव एटॉमिक मास जो होता है वो 1 मोल के बराबर होता है, और उसमें अवोगाड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं, है ना। तो पहले तो हम ये चेक करते हैं कि मेरे एक मोल या फिर ग्राम मोलिकुलर मास जो है HCl का वो कितना है। सो देखिए ग्राम मोलिक्यूलर मास ऑफ HCl वो आ जाएगा बेटा 1 प्लस 35.5, जिसकी वैल्यू 36.5 ग्राम है। ये मेरा ग्राम मोलिकुलर मास आ जाता है HCl का। तो मोल कंसेप्ट के हिसाब से जो ग्राम मोलिकुलर मास होता है HCl का, दैट कंटेन्स 6.022 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल्स। तो 1 ग्राम में कितना होगा, अब हम यूनिटरी मेथड लगाएंगे बस, 022 इंटू 10 की पावर 23 डिवाइडेड बाय 36.5 मॉलिक्यूल्स। इसके बाद हमने 73 ग्राम के लिए फाइंड करना है। 73 ग्राम के लिए मतलब हो गया 6.022 10 की पावर 23 डिवाइडेड बाय 36.5 इंटू 73 आप यहां पे करेंगे। आप सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर 1.2 इंटू 10 टू द पावर 24 मॉलिक्यूल्स आपको मिल जाएंगे। तो इस तरीके से आपने अपना ये वाला जो पार्ट है वो करना था। आगे बात करते हैं, वेट बताना है आपने 0.5 मोल ऑफ ऑक्सीजन का। तो देखिए पहली बात, अगर 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन लेता हूं, 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन का जो वेट है, ग्राम मोलिकुलर वेट ही, वो 2 इंटू 16 मतलब 32 आपका ग्राम यहां पे लिया जाएगा। तो अब इसने क्या बोला है आपको कि 0.5 में कितना होगा, तो 0.5 मोल्स में कितना होगा,
दैट विल बी 0.5 इंटू 32 ग्राम। सॉल्व करेंगे तो 16 ग्राम आपका यहाँ पे आंसर आ जाएगा। बस मैंने कहा ना, वो स्टैंडर्ड जो लाइन आपको मैंने याद कराई है वो याद रखना, और जैसे आप इसमें पुट करेंगे तो आपको आपका आंसर मिल जाएगा। सी पार्ट की बात करते हैं हम। कहते हैं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 1.8 ग्राम ऑफ वाटर, 1.8 ग्राम ऑफ वाटर, ठीक है ना। तो पहले बात तो ग्राम मोलिकुलर वेट देखते हैं। ग्राम मोलिकुलर वेट, वाटर का वैसे तो 18 होता मुझे याद है, बट फिर भी चलो 2 इंटू 1 प्लस 16 दैट इज 18 ग्राम आपके पास यहाँ पे आ जाएगा। तो स्टैंडर्ड लाइन ये बोलती है कि जो ग्राम मोलिकुलर वेट होता है किसी भी पर्टिकुलर मॉलिक्यूल का, ग्राम मोलिकुलर वेट जो है किसी मॉलिक्यूल का, वो कंटेन करता है एवोगैड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ H2O कंटेन्स 6.022 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल्स, ठीक है। 1 ग्राम में कितना हो जाएगा, ऑब्वियस है 6.022 10 की पावर 23 डिवाइडेड बाय 18 किया जाएगा आपका, और मुझे 1.8 ग्राम के लिए पूछा गया है। तो ऐसे केस में 6.022 10 की पावर 23 डिवाइड बाय 18 इंटू 1.8, ये इसे कटेगा तो 0.1 बनेगा। आंसर है 6.022 10 की पावर 22 मॉलिक्यूल्स। बस बहुत सिंपल सिंपल है यार, लॉजिक लगाना है आपने और स्टैंडर्ड लाइन याद रखनी है, बस बाकी चीजें देखना अपने आप ही हो जाएंगी, ठीक है। अगर मैं डी पार्ट की बात करता हूं, कहता है द नंबर ऑफ मोल्स इन 10 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। तो पहले तो ग्राम मोलिकुलर मास जो है वो निकालना पड़ेगा। तो ग्राम मोलिकुलर मास किसका, कैल्शियम कार्बोनेट का, ये हमें फाइंड करना पड़ेगा। सो जहां तक हम कैल्शियम के बारे में जानते हैं 40 वैल्यू प्लस कार्बन का 12 प्लस 3 आपके ऑक्सीजन है, तो यहाँ पे 16 यहाँ पे आपका मल्टीप्लाई होगा, तो 100 ग्राम जो है आपके पास यहाँ पे आ जाएगा। तो स्टैंडर्ड वैल्यू ये बोलती है कि 100 ग्राम जो है ऑफ CaCO3, ठीक है ना, वो 1 मोल के बराबर होता है, वो 1 मोल के बराबर होता है। तो 10 ग्राम कितने मोल के बराबर होगा, यूनिटरी मतलब 1 डिवाइड बाय 100 इंटू 10 मोल, तो 0.1 मोल आपके पास यहाँ पे आंसर मिल जाता है तो बहुत ही सिंपल ही है, बट करना तो पड़ेगा ही, तभी होगा, ऐसे तो होगा नहीं आपका, है ना। अब नेक्स्ट है हाइड्रोजन गैस के बारे में बात हो रही है यहाँ पे, है ना। देखिए कहता है कि ई पार्ट में वेट ऑफ 0.2 मोल ऑफ हाइड्रोजन गैस। सो हाइड्रोजन गैस ना, फिर वही बात है, ग्राम मोलिकुलर मास निकालो। तो H2 है तो ऑफ H2, तो 2 इंटू 1 दैट इज 2 ग्राम आ जाएगा। तो अब 2 ग्राम ऑफ H2 1 मोल के बराबर है, या फिर उल्टा लिखना पड़ेगा क्योंकि जो फाइंड करना होता है ना वो राइट साइड पे आता है। तो यहाँ पे लिखा जाएगा वेट ऑफ ना, हाँ, तो 1 मोल ऑफ H2 गैस इज इक्वल टू 2 ग्राम। तो 0.2 मोल का कितना हो जाएगा, 2 इंटू 0.2 0.4 ग्राम। तो बस इस तरीके से आपने इसका आंसर देना था। मैंने कहा ना बहुत सिंपल होता है यार, अगर आपको ये याद है कि लिखना क्या है, एज ए स्टैंडर्ड लाइन क्या है, तो ये मोल कंसेप्ट कुछ भी नहीं है, मतलब आराम से इसका आंसर आप दे सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है एफ, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल बताओ 3.2 ग्राम ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड के साथ। तो वही बात फिर ग्राम मोलिकुलर जो हमारे पास मास है SO2 का, पहले वो फाइंड करना पड़ेगा।
तो हमारे पास 32 तो सल्फर का ही होता है, 2 हमारे पास ऑक्सीजन है, तो 32 प्लस 32 64 ग्राम आपको मिल जाएगा। अब 64 ग्राम ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड कंटेन्स कितना, अवोगाड्रो नंबर मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, मॉलिक्यूल्स, दिस इज मॉलिक्यूल्स। तो 3.2 ग्राम ऑफ में कितना होगा, तो 6.022 10 की पावर 23 डिवाइड बाय 64, तब 1 ग्राम बनेगा, और 3.2 ग्राम से हम मल्टीप्लाई कर देंगे। सो फाइनल जब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं तो आपका आंसर जो है वो बनेगा, दैट इज जब ये से कटेगा तो ये 2 बनेगा, और यहाँ पर आपका 0.1, तो ये आ जाएगा बेटा 3.011 10 की पावर 22 मॉलिक्यूल। बस इस तरीके से आपने इसको सॉल्व करना था। सो आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 5 समझ में आ गया होगा। चलिए अब आपको लेकर चलता हूं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग वुड वेट मोस्ट, 1 मोल ऑफ H2O की 1 मोल ऑफ CO2 1 मोल ऑफ, अगर सभी के ही 1 मोल ले रहे हैं तो उनका जो ग्राम मोलिकुलर मास होगा, जिसका ज्यादा होगा ऑटोमेटिकली वो वैल्यू ज्यादा होगी। अब जैसे कि अगर मैं H2O का निकालता हूं तो 2 इंटू 1 प्लस 16 हमारे पास 18 ग्राम आ जाएगा। CO2 की बात करूं तो 12 प्लस 2 इंटू 16 अगर मैं कर दूं तो 44 ग्राम मुझे मिल जाएगा। सो अमोनिया की बात करें तो 14 प्लस 3 इंटू 1 करें तो 17 ग्राम मिल जाएगा। कार्बन मोनोऑक्साइड की बात करें तो 12 प्लस 16 कर दें तो 28 ग्राम मुझे मिल जाएगा। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड का ग्राम मोलिकुलर मास ज़्यादा है, इसलिए 1 मोल ऑफ CO2 ज़्यादा होगा एज कंपेयर टू बाकियों के 1 मोल से। हाँ, अगर मोल डिफरेंट होते तो मुझे सबका इंडिविजुअली पहले फिर फाइंड करना पड़ता कि 1 मोल के हिसाब से क्या है, और तब जाके उनको मैं फिर कंपेयर करता। चलिए अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। कहते बताइए कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो हैं आपके 4 ग्राम के अंदर, 4 ग्राम के अंदर कितना प्रेजेंट, मतलब अगर 4 ग्राम ऑक्सीजन ले लो, 4 ग्राम अमोनिया ले लूँ, 4 ग्राम अगर ये सब ले लूँ मैं, और उसके बाद अगर इसको फाइंड करूं कि भाई किस में ज़्यादा है किस में कम है, तो वो कैसे करेंगे। देखिए बहुत ही ज़्यादा आसान है। सबसे पहले तो ऑब्वियस है कि मुझे ग्राम मोलिकुलर मास सबके निकालने पड़ेंगे। जैसे कि अगर मैं मान लीजिए पहले ऑक्सीजन की बात करता हूँ, ऑक्सीजन का जो ग्राम मोलिकुलर मास है वो आपका 2 इंटू 16 दैट इज 32 मेरे को मिल जाएगा। ठीक है, तो 32 ग्राम के हिसाब से जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं वो 6.022 इंटू 10 की पावर 23, तो 4 ग्राम के हिसाब से कितना हो जाएगा 6.022 इंटू 10 की पावर 23 डिवाइडेड बाय 32 इंटू 4। समझ गए। तो मतलब ये हुआ कि जिस किसी का भी आपको 4 ग्राम में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पता करने हैं तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को उसी के पहले तो मास नंबर से, ग्राम मोलिकुलर मास से आप डिवाइड कर देंगे। डिवाइड करने के बाद उसको आप 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो मतलब ऑक्सीजन का अगर ये है तो अगर अमोनिया की बात करूं तो 14 प्लस 3 इंटू 1 17 ग्राम इसका होगा। कार्बन डाइऑक्साइड की बात करूं तो 12 प्लस, कार्बन डाइऑक्साइड है ना आपके पास, तो 12 प्लस 2 इंटू 16, तो ये 32 आ गया, 32 और ये 44 ग्राम आपको ये मिल गया। और सल्फर डाइऑक्साइड की अगर बात करूं तो 32 प्लस 2 इंटू 16, 32 प्लस 32 हो गया 64 ग्राम। ठीक है, तो अगर मैं अमोनिया की बात करूं तो उसके 4 ग्राम के अंदर होंगे 6.022 10 की पावर 23 डिवाइडेड बाय 17 इंटू 4। कार्बन डाइऑक्साइड की बात करूं तो 6.022
इंटू 10 की पावर 23 डिवाइड बाय कार्बन डाइऑक्साइड 44 इंटू 4। और डी पार्ट की बात करूं, मतलब SO2 की बात करूं, तो 6.022 10 की पावर 23 डिवाइड बाय 64 इंटू 4 हमें मिलेगा। अब अगर मैं इन सबको कंपेयर करूं तो न्यूमरेटर तो सबके सेम ही है, डिनोमिनेटर डिफरेंट है। तो आप जानते हो यार, किसी फ्रैक्शन में अगर डिनोमिनेटर की वैल्यू ज्यादा हो तो उसका मतलब होता है कि वो पूरा ओवरऑल फ्रैक्शन की वैल्यू कम है। तो इन सब में सबसे कम मॉलिक्यूल्स होंगे आपके सल्फर डाइऑक्साइड के, क्योंकि उसमें 64 से डिवाइड किया गया है। और सबसे ज्यादा मॉलिक्यूल्स जो होंगे आपके वो अमोनिया के होंगे, 4 ग्राम अगर अमोनिया लेता हूं, क्योंकि उसका जो डिनोमिनेटर की वैल्यू है सबसे कम है। इसलिए इसका जो सही आंसर है वो हमारे पास अमोनिया बनेगा। ठीक है, और इस तरीके से आपने उसको सोल्व करना था। कहता है कैलकुलेट द नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन 0.1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस। तो देखिए, किसी भी सब्सटेंस की अगर मैं बात करता हूं, है ना, फॉर एनी सब्सटेंस बोले ना, नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ 0.1 मोल, ठीक है। तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो है इन 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस वो फिक्स होता है बेटा हमारा 6.022 इंटू 10 की पावर 23 आपके पार्टिकल्स होते हैं। तो 0.1 मोल के हिसाब से अगर देखो सब्सटेंस के लिए तो आंसर 6.022 इंटू 10 की पावर 23 इंटू 0.1 हो जाएगा। इसका आंसर है 0.6.022 इंटू 10 की पावर 22 पार्टिकल्स। तो ये आपका यहाँ पे आंसर है। ठीक है, आसान है बट ऑफ कोर्स करना तो पड़ेगा तभी आएगा। बी पार्ट में कहता कि कैलकुलेट द नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन एटम बोला उसने, एटम्स मॉलिक्यूल नहीं बोला, एटम्स बोला है। तो पहले तो हम ये पता करते हैं कि इसका कितने होंगे मास वाइज। इस वजह से भी यार H2SO4 बोला है ना, तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स की बात हो रही है, वो तो मैं डायरेक्टली फाइंड कर सकता हूं इसको। मतलब क्या बताता हूं आपको, देखिए सबसे पहले बात हम यहां पे ये बात करेंगे कि नंबर ऑफ, देखिए एक बात समझिए, इस मॉलिक्यूल को अगर आप ध्यान से देखो तो इसमें हमारे पास 2 हाइड्रोजन है। ठीक है, इसलिए नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम इन 1 मोल ऑफ H2SO4 विल बी 2 इंटू 6.022 इंटू 10 की पावर 23। वाई 2 इंटू, क्योंकि अगर मैं एक मॉलिक्यूल चेक करूं तो उस एक मॉलिक्यूल के अंदर 6.022 10 की पावर 23 है, बट उस एक मॉलिक्यूल में 2 हाइड्रोजन है, इसलिए नंबर ऑफ हाइड्रोजन हो जाएंगे जितने मॉलिक्यूल्स हैं उससे डबल। ठीक हो गया, तो 0.1 मोल में कितना होगा, तो 2 इंटू 6.022 इंटू 10 की पावर 23 0.1, तो ये बन गया आपका 2 दूनी 4 4 0 12 पॉइंट ये इंटू 10 की पावर 22। बट अगर 1.2 की टर्म में लिखता हूं तो 10 की पावर 23 आप लिख सकते हो, कि 1.2 के बाद 0 ही, अगर बाकी निगलेक्ट भी करना चाहो तो आप कर सकते हो, क्योंकि वो वैल्यू 5 से कम है। तो फाइनल आंसर आपका ये भी आ जाएगा। ठीक है, आगे करते हैं। सी पार्ट में कहता है कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 1 kg ऑफ कैल्शियम क्लोराइड। 1 kg मतलब होता है 1000 ग्राम्स। तो पहले तो हमें ग्राम मॉलिक्यूलर मास इसका फाइंड करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम फाइंड करेंगे ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ कैल्शियम क्लोराइड, दैट इज CaCl2। तो हम क्या करेंगे कि कैल्शियम जो है वो हमारा 40 होता है, प्लस डबल ऑफ 35.5 करेंगे तो आंसर 111 ग्राम जो है हमें वो मिल जाता है। ठीक है, तो 111 ग्राम के हिसाब से ऑफ CaCl2 में 6.022 इंटू 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे। तो 1 ग्राम के अंदर कितना होगा, ऑब्वियस है, डिवाइड 0.022 10 की पावर 23 डिवाइडेड बाय 111 आप कर दोगे। ठीक है, इसको मैं यहाँ पे इरेज कर देता हूँ। ठीक है,
और 1 kg का मतलब होता है 1000 ग्राम, तो 1000 ग्राम में कितने होंगे, तो आंसर है 6.022 10⁻23 इंटू 1000 डिवाइडेड बाय 111। सॉल्व करके आपका आंसर 5.42 इंटू 10⁻24 मॉलिक्यूल्स आपको मिल जाएंगे। तो इस तरीके से आपने ये वाला न्यूमेरिकल जो है वो सॉल्व करना था। अब 9th क्वेश्चन में आ गए हैं, कहते हैं हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ एल्यूमिनियम प्रेजेंट इन 0.2 मोल्स ऑफ इट। तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि एल्यूमिनियम का जो मास होता है वो एक एटम का वो 27 ग्राम होता है आपका। सो 1 मोल ऑफ एल हैज मास कितना, 27 ग्राम होता है आपका। तो 0.2 मोल्स में कितना होगा, ऑब्वियस मल्टीप्लाई कर देंगे बेटा, 27 इंटू 0.2, आंसर आपका 5.4 ग्राम आपको यहां से मिल जाएगा। बहुत सिंपल है यार, कैलकुलेशन करनी है, आराम से आपका आंसर आ जाएगा। सो बी पार्ट जो है वो कहता है हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ HCl आर प्रेजेंट इन 0.1 मोल ऑफ इट। तो पहले तो ऑब्वियस है हम इसका ग्राम मोलिकुलर मास जो है वो कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो 1 मोल ऑफ HCl, ठीक है, हैज मास, HCl का एक होता है वो होता है 35.5, आपका आ जाएगा 36.5 ग्राम आपको यहाँ पे मिल जाएगा। 0.1 मोल के हिसाब से पूछ रहा है, तो 36.5 इंटू 0.1 आपका आ जाएगा 3.65 ग्राम्स। और इस तरीके से आपने इसको सॉल्व करना था। मॉडल कंसेप्ट बहुत इजी है, कोई टफ नहीं है, आराम से अपने क्वेश्चंस को बस देखो, समझो, स्टैंडर्ड लाइन लिखो। अगर सब कुछ ठीक है तो नंबर गलत हो ही नहीं सकते, बहुत अच्छे नंबर आएंगे आपके मॉडल कंसेप्ट में भी। बात करते हैं क्वेश्चन 9 के सी पार्ट की। अब वो कह रहा है कि हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ H2 आर प्रेजेंट इन टू, ये सब इजी है यार, देखो आप जितना मर्जी करते रहो, स्टेप बाय स्टेप सबका यही आंसर रहेगा। तो हमारे पास है कि H2O है ना ग्राम में, तो पहले बात तो 1 मोल ऑफ H2O हैज मास। अब H2O बोला है आपका, तो H2O मतलब हो गया 2 इंटू 1 + 16, मतलब 18 ग्राम तो मास है। तो 0.2 मोल में कितना होगा, सो 18 मल्टीप्लाई बाय 0.2, तो 3.6 ग्राम आपका यहां पे सॉल्व करके आंसर मिल जाएगा। ठीक है जी, आगे चलते हैं। अब हमारे पास जो नेक्स्ट है वो है डी पार्ट। एक तो पार्ट ही बहुत होते हैं आपके, खत्म ही नहीं होने पे आते, हर एक का मतलब एक ही है, मतलब सिस्टम वही है। हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ CO2 इज प्रेजेंट इन 0.1 मोल। अब हमने कर तो लिया, मेथड तो सीख लिया है, तो वही बात फिर से करेंगे यार कि 1 मोल ऑफ CO2 जो है, ठीक है, हैज मास। अब कार्बन में एक होता है 12 और 2 ऑक्सीजन है, तो 2 इंटू 16, तो 16 दूनी 32, 32 और 12 44 ग्राम आपको यहाँ पे मिल गया। एंड 0.1 मोल का वो पूछ रहा है यार, तो 44 ग्राम इंटू 0.1 कर देंगे, तो 4.4 ग्राम आपका आंसर आ जाएगा। तो मुश्किल तो कुछ भी नहीं है यार, बस ऐसे ही है, कर ही आ रहे हैं बस हम, खत्म। चलिए अब बात करते हैं 10 की। अब इसमें भी ए और बी ऐसे पार्ट्स हैं, चलिए कोई बात नहीं, करना तो पड़ेगा ही, खत्म जो करना है। चलिए सोल्यूशन पे चलते हैं। कहता है कि द मास ऑफ 5.6 लीटर ऑफ, हाँ अब देखो यहां पे समझना होगा आपको। कहता है द मास of 5.6 liter of a certain gas at standard temperature and pressure is 12 gram. So what is the relative molecular mass or the molar mass of the gas? ठीक है, सबसे पहले तो आपको यह समझना होगा कि हमारा जो स्टैंडर्ड वैल्यू है वॉल्यूम की फॉर स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, वो हमारा होता है 22.4, और 22.4 जो लीटर है वो जितने मास के बराबर होगा वो हमारा रिलेटिव मोलिकुलर मास होता है उस गैस का। तो उसी कॉन्सेप्ट पे चलते हुए हमने इसको सॉल्व करना है। कैसे, देखिए ध्यान से। कहता है कि 5.6 लीटर जो है आपका ऑफ अ सर्टेन गैस हैज मास,
कितना, 12 ग्राम का। तो 1 लीटर का क्या होगा, दैट विल बी 12 डिवाइड बाय 5.6। ठीक है, तो स्टैंडर्ड वैल्यू हमारी बोलती है 22.4 लीटर का। तो उसके हिसाब से अगर देखो तो 12 डिवाइड बाय 5.6 इंटू 22.4 लीटर आप करेंगे। सॉल्व करने के बाद आंसर आपका 48 ग्राम आपको मिल जाएगा, और यही है आपका रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास या मोलर मास ऑफ द गैस। बी पार्ट की बात करते हैं। ठीक है, तो बी पार्ट के अंदर हमारे पास यहां पे क्या है, कहते हैं कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय या वॉल्यूम ऑक्युपाइड एट एसटीपी बाय 2 मोल्स ऑफ SO2। देखिए बहुत सिंपल है, स्टैंडर्ड वैल्यू हमारी ये कहती है कि 1 मोल ऑफ SO2 will occupy is equal to 22.4 लीटर ऑफ वॉल्यूम, राइट। ये हमारा ऑक्यूपाई, इतना लीटर जो है वो 1 मोल के बराबर होता है। ठीक है, या फिर ऐसे इसको स्टेटमेंट को थोड़ा चेंज करते हैं यार। ठीक है, स्टेटमेंट थोड़ा सा चेंज करते हैं। 1 मोल ऑफ SO2 हैज वॉल्यूम 22.4 लीटर की। तो 2 मोल में कितना होगा, ऑब्वियस है यार सारा, लेकिन जब मैं लाइन लिखता हूँ, लाइन लगाता हूँ, बट आपको लिखना है पूरा स्टेटमेंट। दैट विल बी 22.4 इंटू 2, आंसर आ जाएगा 44.8 लीटर। तो बस इस तरीके से आपने ये सॉल्व करना था। सो आई होप आपको ये सारे जो इतने भी न्यूमेरिकल्स मैंने कराए वो समझ में आ गए होंगे। ठीक है, तो आज के लेक्चर के अंदर हमने पहले 10 क्वेश्चन जो थे एक्सरसाइज 5B के वो हमने डिस्कस कर लिए हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि मोल कंसेप्ट को अप्लाई कैसे किया जाता है। अगर अभी भी नहीं आया तो टेंशन क्या है, आने वाले जो वीडियोस है मेरी उनमें जब बाकी के न्यूमेरिकल्स करूंगा तो आपकी और प्रैक्टिस हो जाएगी और आपको और अच्छे से आ जाएगा कि इनको अप्लाई कैसे किया जाता है। और अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगती है, पसंद आती है, तो शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ, लाइक किया करो, ताकि एल्गोरिथम में हमारी जो वीडियो है थोड़ा सा अपस्केल हो, ऊपर की तरफ आए। एंड बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।